यानी हमारा ये क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत कि इसमें किसी कीमत पर कोई बदलाव हो ही नहीं सकता। इसे कितना बड़ा लाभदायक है, समझे ना। फिर वो आराम से रह सकता है, समय सार का पाठ कर सकता है, बनारसी दास के नाटक समय सार का, आप समझे ना। ये कितने उससे रह सकता है, आप बोलिए। बहुत कुछ अपना भी ऐसे ही नेचर है, इसलिए अपन भी इतने आराम से यहाँ रहते हैं। ये कोई लोग मेरे से कहते हैं कि देखो भाई, मैं कहते देखो गड़बड़ मत करो। मैं यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी, यूनिवर्सिटी के हो ना, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, यूनिवर्सिटी के नहीं कहलाओगे। तो यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के बीच में रहना, सैकड़ों विद्यार्थी चारों तरफ रहते हो, कोई आसान काम है क्यों? लेकिन मैं रहता हूं शांति से, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है? मैंने कहा देखो एक दफे ये मामला बिगड़ा तो फिर बिगड़ा, ऐसे कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। इसलिए गुब्बारे में छेद मत करो, गुब्बारे को फूला रहने दो ऐसे ही इसी में मजा है। ऐसे ही तुमने पर्यायों के साथ छेड़खानी की तो अनंत आकुलता के अलावा तुम्हारे हाथ में कुछ लगने वाला नहीं। मैंने इस गाथा के संदर्भ में आपको इतना बताया, अब अपन पढ़ते हैं। चलो गाथा पढ़ो। गाथा में और इसके पद्यानुवाद में आपको ऐसा कुछ लगता है जो मैंने इतनी देर समझाया है इसमें ये कुछ लिखा है? मुझे तो कुछ नहीं दिखता है इसमें तो कुछ सीधी से बात ही नहीं है। न वो अनुसूची से रचित प्रवाह है, ना विस्तार क्रम है, ना प्रवाह क्रम है, कुछ नहीं है। सीधी सच्ची बात है कि सत द्रव्य का जो सत स्वरूप है वो द्रव्य उसका स्वभाव है। वो एक पर्याय जाती है, एक पर्याय आती है और एक पर्याय वो ध्रुव रहती है। कौन? तो वो उत्पाद व ध्रुव, ये बात है इसमें। अभी लोगों में समझते नहीं। एक जगह ऐसा लिखा था कि देखो पर्याय की दृष्टि से उत्पाद होता है और व्यय होता है, और द्रव्य की दृष्टि से ध्रुव रहता है, ऐसा। फिर दूसरी जगह लिखा था एक पर्याय से उत्पाद होता है, दूसरी पर्याय से व्यय होता है, तीसरी पर्याय का ध्रुव होता है। वो भी पर्याय से लिखा था। तो ये तीनों पर्याय निकलेंगे। द्रव्य कहाँ है? वो गुण है ना, पर्याय की दृष्टि से उत्पाद व्यय और गुण की दृष्टि से ध्रुव में है ही ना। लेकिन पर्याय माने वहां अपेक्षा है। एक पर्याय से माने एक अपेक्षा से, दूसरी पर्याय से माने दूसरी अपेक्षा से, और तीसरी पर्याय माने तीसरी अपेक्षा से। समझे ना? पर्याय शब्द के प्रयोग अपेक्षा के अर्थ में भी होता है। तो आपको इसमें ऐसा कुछ दिखता नहीं है, अमृतचंद्र को दिखता है। अमृतचंद्र ने टीका में वो बात निकाली है, और फिर अब वो टीका अच्छी तरह से पढ़ें और उसका अर्थ आपके समझ में आ जाए और फिर पढ़ें तो फिर निकलेगा क्या? फिर निकलेगा इसमें से। देखो टीका पढ़ते हैं। इसलिए सदा स्वभाव में ठहरा होने से द्रव्य सत है। कोई भी पदार्थ सत क्यों कहलाता है? क्योंकि वो अपने स्वभाव में स्थित है। मतलब सीधी सच्ची बात है कि है, वो स्थित है। ऐसा लगता है कोई आगे ठहरा, बस वो है अपने स्वभाव। हर पदार्थ अपने स्वभाव में स्थित है, माने वो स्वभाव ही का नाम पदार्थ है, वो वैसा ही है। द्रव्य का स्वभाव ध्रुव उत्पाद और व्यय की एकता रूप परिणाम है। देखो परिणाम का अर्थ अकेला पर्याय नहीं होता है, परिणाम का अर्थ पर्याय भी होता है, गुण भी होता है, द्रव्य भी होता है। भाव का अर्थ होता है ना,
भाव माने द्रव्य भी होता है, भाव माने गुण भी होता है, भाव माने पर्याय भी होता है। अब कहते जिसके जैसे भाव हो वैसा करो, बोलते कि नहीं बोलते? जिस प्रकार द्रव्य का वास्तु, अब ये आ रही वो बात जो मैंने अभी समझाई आपको। वास्तु काय को बोलते हैं? गुजरात में जो मकान का उद्घाटन वगैरह करते हैं ना, उसको वास्तु बोलते हैं। वास्तव में बिल्डिंग बनाते हैं, वो बिल्डिंग का नाम वास्तु है। ये जो लोग कुछ आजकल धंधा एक नया चल गया ना, वो वास्तु वाला धंधा। वास्तु वाला समझ गए ना तुम? किसका मुंह कहाँ को रखना, कैसा रखना, ये करना, ये करना, ये करना। जिस द्रव्य का जो वास्तु माने वस्तुपना, जो वो है ना, जो उसका क्षेत्र है, समझ गया ना? वास्तु समग्रपने एक होने पर भी वो वास्तव में तो एक है बस। वो वास्तु माने अनादि अनंत, वो भी, और जो असंख्य प्रदेश वाला मिला हुआ है वो भी। अब वो वास्तु विस्तार क्रम में प्रवर्तमान उसके जो सूक्ष्म अंश हैं वे प्रदेश हैं। ये प्रदेश की परिभाषा देखो। अब वो से फैला दो और उसे सबसे छोटा से छोटा हिस्सा है, उसे प्रदेश कहते हैं। वास्तु का नहीं, वास्तु के विस्तार क्रम का जो छोटे से छोटा अंश है वो प्रदेश है। और उसी प्रकार द्रव्य की वृत्ति समग्रपने एक होने पर भी प्रवाह क्रम में प्रवर्तमान उसके जो सूक्ष्म अंश हैं वे पर्याय हैं, परिणाम हैं। ऊपर लिखा है वास्तु और उसके बदले में इसमें लिखा है वृत्ति। जब पर्याय के संदर्भ में ये बात करते हैं तो उसे कहते हैं उसकी वृत्ति ही ऐसी है। वृत्ति माने स्वभाव, अपन बोलते हैं ना, एक है वृत्ति और प्रवृत्ति। जब अपन बोलते हैं ना चारित्र के संबंध में, कि उसकी वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों बहुत अच्छी है। वृत्ति माने वो स्वभाव, कौन सा स्वभाव, कि किस परिस्थिति में वो क्या करेगा, ये पहले से ही हम जान लें उसके स्वभाव को देखकर, वो उसकी वृत्ति है। और प्रवृत्ति कि जो उसने अभी वर्तमान में किसी चीज में अपना प्रयोग किया है, प्रवृत्त हो गया है। माने वर्तमान पर्याय में प्रवृत्त होना वो, और जो कंटिन्यूटी में जैसा उसका नेचर है उसे बोलते वृत्ति और वास्तु, वृत्ति और प्रवृत्ति। तो ये पर्याय के बारे में वृत्ति और प्रदेश के बारे में वास्तु। और वास्तु का सबसे छोटा बड़ा अंश है वो प्रदेश है, और वृत्ति का छोटा से छोटा अंश है वो पर्याय है। हो गया? जिस प्रकार विस्तार क्रम का कारण प्रदेशों का परस्पर व्यतिरेक है, कि विस्तार में क्रम काय को डाला, क्रम का चक्कर बीच में क्यों डाला? तो कहते हैं कि देखो इसके जितने ये प्रदेश है ना, यहाँ से यहाँ तक एक ही है ये तो, लेकिन प्रदेश अलग अलग हैं। और इसमें ये नहीं है, इसमें ये नहीं है, इसमें ये नहीं है, इसमें ये नहीं है। समझ गया? इसको क्या बोलते हैं? व्यतिरेक। समझ गए वो होगी? हाँ। विस्तार क्रम के प्रदेशों का जो परस्पर व्यतिरेक है, उसमें जितने प्रदेश हैं और वे अंदर में एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं, अन्य हैं। उनमें जो व्यतिरेक है ना, याद है तुम्हें? कौन सी गाथा में था वो? अन्वय सु द्रव्य, अन्वय का विशेषण सु गुण और अन्वय का व्यतिरेक सु पर्याय। 80वीं में गाथा में था ना, द्रव्य पर्याय की परिभाषा। परस्पर व्यतिरेक, प्रदेशों का जो व्यतिरेक है, उसी प्रकार इसको बनाया उदाहरण। जिस प्रकार विस्तार क्रम का कारण, विस्तार क्रम का कारण क्या है? कि प्रदेशों का परस्पर व्यतिरेक। यदि परस्पर व्यतिरेक नहीं होता प्रदेशों में,
तो ये विस्तार क्रम नहीं होता। देखो ये इतने इसमें डोरे हैं ना, मान लो एक ऐसी लकड़ी होती है, ऐसी लकड़ी बिल्कुल वो कड़क एकदम, वो बिल्कुल वो नहीं हो सकती है, और फिर उन दोनों को हमने ऐसे पो दिया होता तो वो ऐसी मुड़ जाती है, क्योंकि वे अलग अलग हैं। यदि वो एक ही होती तो फिर वो ऐसे ही अकड़ के रह जाती है। समझ में आए कि नहीं आई? तो वो उसके मुड़ने का कारण क्या है? प्रदेशों का परस्पर व्यतिरेक। जो उसमें लचीलापन है वो प्रदेशों के परस्पर व्यतिरेक से आया है। तो जैसे उसमें है ऐसे ही वृत्ति में जो क्रम है वो उनमें भी व्यतिरेक कारण है। व्यतिरेक कारण है माने क्या कि एक पर्याय में दूसरी पर्याय के बीच में कोई संबंध नहीं है। ये तो है कि इसके बाद ही होगी, इसके बाद ही होगी, लेकिन वो भिन्न भिन्न भी हैं। उस स्वरूप समझ में आना चाहिए। अब ये कहते कि ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, यदि वो भिन्न भिन्न है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इकट्ठी हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब वो जैसी है उसको समझो, क्या होना चाहिए ये तुम चरणानी योग को छोड़ दो, वो चरणानी योग वालों को करने दो। ये तो है वाली क्लास है, आएगी है कि उनमें परस्पर अन्वय भी है और व्यतिरेक भी है। अन्वय के कारण वे टूट नहीं सकते और व्यतिरेक के कारण वे मुड़ सकते हैं। मैंने पर्यायों को मोड़ सकते ऐसा नहीं निकालना, मैंने उनमें के स्वभाव में ऐसी चीज पड़ी है। देखो क्या, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं? उसी प्रकार प्रवाह क्रम का कारण परिणामों का परस्पर व्यतिरेक है। जिस प्रकार वे प्रदेश अपने स्थान में स्वरूप में से उत्पन्न और पूर्व रूप से विनष्ट होने से तथा परस्पर अनुश्रुति से रचित एक वास्तुपने द्वारा अनुत्पन्न अविनष्ट होने से उत्पत्ति संहार ध्रुव्यात्मक हैं प्रदेशों की अपेक्षा, उसी प्रकार वे परिणाम अपने अवसर में स्वरूप में उत्पन्न और पूर्व रूप से विनष्ट होने से और सर्वत्र परस्पर अनुश्रुति से रचित एक प्रवाहपने के द्वारा अनुत्पन्न अविनष्ट होने से उत्पत्ति संहार ध्रुव्यात्मक हैं। उदाहरण बनाया। अब आचार्य देव को तो लगता है वो सरल है और ये कठिन है। अब हमें तो दो ही एक से लग रहा है। सरल क्यों बता रहा है, इसको कठिन क्यों बता रहा है? ये मैंने शायद क्रमबद्ध बड़ाई किताब में लिखा है, ऐसा प्रश्न किया है, उसका उत्तर नहीं भी लिखा होगा तो अभी सुन लो कि प्रदेश तो अभी है ना, वे असंख्य प्रदेश हमारे आत्मा के हैं, वे सभी अभी हैं। तो अभी होने से वो हमारे ज्यादा मतलब सामने होने से समझने समझाने में सुविधा ज्यादा है। वो पर्याय तो अकेली एक है, अनंत काल पीछे कहीं नष्ट हो गए, वो भविष्य की उत्पन्न नहीं हुई, इसलिए वो कठिन है। समझ गया? पर्यायों का प्रवाह समझाना कठिन है और प्रदेशों का समझाना सरल है, क्योंकि ये रूमाल प्रदेशों के काम तो आ गया, क्योंकि अभी ये भी मौजूद है ना सब इसके अंदर, ताना बाना। अब पर्यायों में ऐसा नहीं है, इसलिए वो कठिन है। तो तुमको प्रदेशों का प्रवाह समझ में आ जाए तो पर्यायों का प्रवाह भी समझ में आ जाएगा। मेरी समझ में बहुत दिनों तक नहीं आया, जब चर्चा करती थी कि साहब प्रदेश तो आत्मा में है, शामिल हैं दृष्टि के विषय में, और गुण भी शामिल हैं, लेकिन पर्याय शामिल नहीं है। तो मैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव से समझने वाला पढ़ने वाला आदमी, ऐसा कैसे हो सकता है? जो शांति जी, जो दृष्टि गुणों और प्रदेशों पर लगेगी वो गारंटी से पर्याय पे भी लगेगी। तो इसका झगड़ा मैं कम से कम 50 साल से और भी ज्यादा साल से लड़ता आ रहा हूं। सबसे पहले सोनगढ़ में किसी विद्वान का व्याख्यान नहीं होता था, परमिशन नहीं मिलती थी गुरुदेव की व्याख्यानों के अलावा। सबसे पहले मेरे को परमिशन मिली थी, शाम के टाइम में एक हॉल था, प्रवचन मंडप कहलाता था, उस मंडप में मेरे प्रवचन होते थे, और रात्रि में महिलाओं को
किसी सभा में जाने की परमिशन नहीं थी, सबसे दफे पहली मेरी सभा में आने की महिलाओं को भी परमिशन मिली थी सोनगढ़ में। तो उसमें मैं पढ़ता था तो लोगों को बहुत तकलीफ होती थी, तकलीफ बहुत होती थी, क्योंकि उनको परमिशन नहीं मिली और मुझे मिली। तो एक निहाल, क्या नाम था, हाँ नवल भाई, एक नवल भाई करके थे। तो वो बहुत अपने को अध्यात्मिक मानते थे, उनकी क्लास लेते बहुत लोग बैठते थे और बहुत वैसे प्रसिद्ध आदमी थे नवल भाई। तो कह गए ये पंडित हुकुमचंद पर्यायों को दृष्टि के विषय में शामिल करना, क्या इससे ये पूछो, इससे ये पूछो, ये चक्कर चलता था कि पर्याय को दृष्टि के विषय। क्योंकि मैं ये बात समझाता था क्या कि अखंड प्रवाह जो है पर्यायों का अनुश्रुति से रचित, वो जो प्रवाह है वो शामिल है, क्योंकि वो तो द्रव्य का लक्षण है, वो पर्याय लक्षण ही नहीं है। तो मुझे याद है कि उसने दूर पीछे बैठे थे, वहां से पूछा पर्याय शामिल है दृष्टि के विषय में कि नहीं। तो मैंने जवाब दिया ऐसी शामिल है, ऐसी शामिल नहीं है। अब लोग कह रहे ये क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, किसी की समझ में कुछ नहीं आया, तुम्हारी में भी नहीं आया होगा, आया कि नहीं आया। देखो मैं बताता हूँ, समझाता हूँ। देखो पर्याय कैसी, क्योंकि दृष्टि स्वयं पर्याय है ना। अब यदि वो दृष्टि का जो विषय है वो दृष्टि में नहीं आए तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। आना चाहिए ना, वो उसमें दृष्टि का शामिल है कि नहीं है वो बाद में बात करते हैं। पहले तो ये कहो कि वो दृष्टि में आना चाहिए। तो दृष्टि में आना चाहिए माने क्या, उसी को मैं कहता हूँ यहाँ से आके उसे, यहाँ पर जो करंट ऐसा उदाहरण करंट है तो यहाँ तक जो तार नहीं छुए, वो जो लट्टू के तार आया ना, और यहाँ से वो बहुत बड़ा समुद्र है काय का, बिजली का, क्या बोलते हैं उसको, पावर हाउस। एक पावर हाउस का एक तार इधर आया है और इधर इस लट्टू का तार आया है, और वे यदि यहाँ नहीं मिले तो लट्टू नहीं जलेगा, उसे मिलना चाहिए ना। तो उधर से दृष्टि, इधर से दृष्टि का विषय, ये पावर हाउस। अब वो दृष्टि में सम्यक दर्शन आना माने बल्ब का जलना, तो ये से छुआ के नहीं छुए, क्यों समझे ना, माने दृष्टि का विषय वो बने के नहीं बने, उसे उसमें वो शामिल होवे के नहीं होवे। लेकिन जिसमें अपनापन स्थापित करना है वो जो द्रव्य है उसमें तो वो शामिल नहीं है पर्याय, ध्यान से देना। लेकिन पर्याय स्वयं दृष्टि है तो वो ऐसी शामिल नहीं होगी तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। ऐसा मैंने कहा ऐसी शामिल नहीं है, ऐसी शामिल है। बहुत वो चली चर्चा सारे देश में, कोई ऐसी ऐसी क्या है, कोई हर जगह जाऊं तो ऐसी ऐसी समझाओ मुझे। यही चक्कर है और कुछ नहीं। क्रमबद्ध पर्याय के मामले में बहुत मामला हुआ, जो मैंने इस क्रमबद्ध पर्याय में 6 शक्तियां दी, उनके मामले में भी ऐसा हुआ था कि ये वस्तु का स्वरूप पर्यायों का अनुश्रुति से रचित प्रवाह है, वो हमारे ख्याल में आना चाहिए। अब मैंने जितना व्याख्यान पहले दिया था उतना नहीं देता पहले, तो ये पढ़ने में कुछ समझ में नहीं आता, फिर पहले पढ़ लेते फिर व्याख्यान देते, इतना यही तो फर्क होता है। लेकिन वस्तु स्थिति आप अब गहराई से पढ़ो, और पढ़ करके जो मैंने बताया है वो आपकी समझ में इसमें से निकलना चाहिए। समझ में तो अलग से समझ में तो आ गया मान लो, और इसमें लिखा वो, लेकिन इसमें से कैसे निकल रहा है वो हमारी समझ में आना चाहिए, तब समझना कि हमारी समझ में आया है। अब इतना असमझ में जिसके आ जाए वो तो बहुत धन्यवाद का पात्र है। मैं तो धन्यवाद ही दे सकता हूँ, पुरस्कार तो हम नहीं देंगे। तो लेकिन मैं यदि किसी की समझ में ये नहीं आए तो कोई चिंता की बात नहीं है, इतना ही आ जाए कि सब कुछ नक्की है और उसमें परिवर्तन कुछ संभव नहीं है, परिवर्तन की कल्पना ही भी बिल्कुल असंभव है। बल्कि बात इतनी समझ में आ जाए तो भी अपना काम होता है।
जिस प्रकार वास्तु का छोटे से छोटा अंश पूर्व प्रदेश के विनाश स्वरूप है और बाद के प्रवेश के उत्पाद स्वरूप है, तथा परस्पर अनुश्रुति से रचित एक वास्तुपने अनुभव स्वरूप है। देखो इसमें दो बातें विशेष जानने की हैं कि एक तो प्रदेशों में उत्पाद व्यय घटित कर रहा है, जबकि प्रदेशों में तो कोई उत्पन्न होता ही नहीं है, होता ही नहीं। लेकिन वो एक स्थान की बात करी ना, ये माला शायद किसी ने लाके रखी है, ये इस माला से मेरा काम नहीं चलेगा। ये देखो आप जैसे फिल्म में वो होती है ना, तो ये पूरी रील होती है पूरी रील होती है और उसमें एक ही वो सामने होता है, ये गुड़िया जैसे। अब इसमें तो अपन को ऐसे इसे बंद करने का हमारे पास कोई उपाय नहीं है देखने का। बताएं आपको कैसे बताएं मैं अकेले इसको एक को, समझना? इसलिए कहा था मेरे काम का नहीं है कि एक को हम बताएं कैसे। उस सिनेमा की रील में यद्यपि वो बिल्कुल जुड़ी हुई है, ये तो जुड़ी हुई भी नहीं है, इसलिए मैंने कल संगमरमर की माला कही थी। अब माला की आप कल्पना करो कैसी माला होगी वो, क्या परस्पर में जुड़ी है और अलग अलग भी है, उसके हर एक गुड़िया अलग अलग भी है मोती, और उसमें एक सामने एक ही है, ये पर्दे पे एक ही चीज होती है। अब ये भी हमें नहीं दिखाई देती हैं और ये भी हमें दिखाई नहीं देती हैं, हमको एक चीज दिखाई देती है। तो ये समझा रहे हैं वो कि इसके पीछे भी और आगे भी बहुत हैं, और अब वो ये सामने आया पर्दे पर तो ये इसका उत्पाद हुआ, और जो ये था ना पहले पर्दे पर तो ये आगे बढ़ गया तो इसका व्यय हुआ, फिर अगले समय में इसका व्यय होगा, फिर इसका उत्पाद होगा, ऐसे व्यय उत्पाद होता रहेगा। और ऐसा ये माला में चूंकि एक डोरे में बिल्कुल अनुस्यूत है ना, ये अनुस्यूत माने ये डोरे में बनी हुई है ना, ये सब सूत में पोई हुई है, उसका नाम अनुस्यूत। तो ये एक माला है। तो वो ये कहते हैं कि प्रत्येक गुड़िया अपने पूर्व गुड़िये के नाश रूप है और नए गुड़िये के उत्पाद रूप है। ये ऐसा उत्पाद भी इसमें घटित उन्होंने किया। अब उन्हें ये तो उदाहरण है, उन्हें तो समझाना वो है जो असली पर्याय में उत्पाद व्यय होता है। ये देखो इसमें तो क्या है समझाने की सुविधा कि सब चीजें निरंतर अनादि से हैं और अनंत काल तक रहने वाली हैं। सिर्फ हमारी दृष्टि से ओझल होने की बात है, तो जिस पे हमारी निगाह है वो हमारी दृष्टि में उत्पाद हुआ उसका, और उसके पूर्व का सब व्यय रूप है। अब भविष्य के अभी आए नहीं है तो ऐसा उत्पाद व्यय चलता रहेगा और माला टूटेगी नहीं। लेकिन पर्यायों में इससे अलग है बात है कि वो पूर्व पर्याय का व्यय ही हो जाएगा, जो अभी वर्तमान में है ना वो व्यय हो जाएगा। इसलिए तो ये कहते हैं कि यदि वो सर्वथा व्यय माने तो फिर उतनी उतनी वस्तु खत्म होती जाएगी, फिर आत्मा अनादि अनंत कैसे रहेगा? अनादि अनंत तो पर्यायों की अनुस्यूति से रचित प्रवाह के कारण है। इसलिए वास्तव में कोई पर्याय नष्ट नहीं होती है और कोई पर्याय उत्पन्न नहीं होती है। जो ये निश्चय न्याय का एक पक्ष है, द्रव्यार्थक न्याय का जो एक पक्ष है वो परम सत्य है। और उसका दूसरा प्रमाण ये है कि यदि वो बिल्कुल ही नष्ट हो गई होती और अवस्तु हो गई होती तो वो जानी नहीं जा सकती थी, जानने में नहीं आना चाहिए थी। लेकिन वो पूर्व पर्याय
जैसे भविष्य अनंत काल तक का केवली भगवान के ज्ञान में आ जाता है, ऐसे ही अनंत भूतकाल जो है, अनादि बोलते हैं भूतकाल को, लेकिन मैं अनंत बोल रहा हूं, माने वो भूतकाल अनादि का तो है, लेकिन कितना है? अनंत है। आप समझ में है ना, थोड़ा अलग अर्थ है ना। भविष्य में तो हमें अनंतता ख्याल में आ जाती है, इसका अंत नहीं आएगा। तो भूत में अंत नहीं आएगा क्या? अंत तो आ गया, भूत का तो गई। कि भूत को पीछे 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 जाएंगे तो कहीं हमको उसको छोड़ मिल जाएगा कि भाई बात यहां से शुरू हुई थी, ऐसा नहीं होने वाला है। इसलिए भूतकाल भी अनंत है, अनंतता दोनों तरफ लगती है। तो वो ये बता रहे हैं, देखो एक विचित्र बात ये है कि हम कहते जो किरमत पर्याय की बात समझा रहे हैं, और गुरुदेव ने किरमत पर्याय के लिए इसका बहुत उदाहरण भी दिया है, अपन ने भी किताब में प्रस्तुत किया है, सब किया है। लेकिन यहाँ आचार्य का तो कोई बात ही नहीं कर रहे कि हम कोई किरमत पर्याय समझा रहे हैं आपको। ऐसे समय साल की 308 क्या 208 है, 308 से 311 में गाथा में, वहाँ भी हम किरमत पर्याय समझा रहे, ऐसी बात ही नहीं कर रहे। उन्हें तो सहज भाव से कह दिया कि जीवो ही तावत क्रीमनी महात्म परिणाम ही रुतबद्ध मानो जीवा। ये मतलब वास्तव में तो वो ये कह रहे हैं कि जीव अपने कृमि नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं। और अजीब भी अपने कृमि नियमित आत्म परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीब ही है, जीव नहीं। तो वास्तव में ये वाक्य क्या है? ये हटा दो बीच का, अपने कृमि नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ। तो सीधी सच्ची सी बात है इतनी सी कि जीव जीव है, अजीब नहीं, अजीब अजीब है, अजीब जीव नहीं। ये तो जीव और अजीब के बीच में सीधा सरल भेद विज्ञान है। कितनी सीधी सीधी सी बात है। अब उनने ये कह दी कि वो जीव को उनने परिभाषित कर दिया कि वो जो जीव है वो उत्पाद व ध्रुव रूप है, ये मतलब। तब उसने कह दी अपने परिणामों में उत्पन्न होता हुआ, माने वो उत्पन्न भी होगा, नष्ट भी होगा अपने परिणामों में। और लेकिन वो जीव से ऐसा बदलेगा, निरंतर बदलेगा, लेकिन वो बदल कर ऐसा नहीं बदल जाएगा कि अजीब हो जाएगा। माने बदल करके भी वो जीव ही रहेगा। बदलना 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 इतना माथे पे चढ़ जाता है कि फिर हमको ऐसा लगता है कि ये पूरे ही खत्म हो जाएगा, बदल ही जाएगा। माने जीव जीव ही नहीं रहेगा, जीव अजीब हो जाएगा।